हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। और बच्चों, कल की क्लास में हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। और लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, या फिर इसको बोल सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। रिएक्शन इन सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें किस प्रकार की रिएक्शन हो रही है, या फिर कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है उसके बारे में हमको आज डिटेल से पढ़ना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। मतलब कि कोई भी एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम किस किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने यहाँ पे 7 टाइप्स लिखे हैं। 7 प्रकार से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें पहला है मास परसेंटेज और वेट परसेंट, सेकेंड इज वॉल्यूम परसेंट, थर्ड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट, फोर्थ इज मोल फ्रैक्शन, फिफ्थ इज मोलरिटी एंड सिक्स्थ इज मोलैलिटी एंड सेवंथ इज नॉर्मेलिटी। एक एक करके हम सबको अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमको टर्म कंसंट्रेशन क्या होता है ये समझना जरूरी है, और सॉल्यूशन क्या होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है, कंसंट्रेशन ये होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट हैज बीन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ ए वॉल्यूम। मतलब कि क्या हुआ, कोई भी वॉल्यूम है उसमें हम कितना सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हैं, वही क्या कहलाती है कंसंट्रेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस that has been dissolved in a given volume, in a given amount of volume। मतलब कि कोई भी वॉल्यूम का जो अमाउंट है, हमको जो भी गिवन वॉल्यूम दे रखा है उसमें हम कितना सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं और वो कितना डिसॉल्व हो रहा है, यही क्या कहलाती है कंसंट्रेशन किसी भी एक सॉल्यूशन की। अब हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि जो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन दे रखा है हम लोगों को, उसमें हम कितना सॉल्यूट ऐड करते हैं, उसका कितना अमाउंट डिसॉल्व करते हैं, वही क्या कहलाती है कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब हम समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सब लोग जानते होंगे, हालांकि प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन 2 टर्म से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सोल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जो सॉल्वेंट होता है वो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब कि इसका अमाउंट जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब सोल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस that dissolve in a liquid। और सॉल्वेंट क्या हो गया, a liquid in which solute is dissolved। बहुत ही क्लियर सी बात है यहाँ पे, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड, मतलब कि वो सब सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो किसी एक लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है, वही क्या कहलाता है सॉल्यूट। और वही सॉल्वेंट क्या होता है, और लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व, वो लिक्विड जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है वो क्या कहलाता है सॉल्वेंट। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम अच्छे से समझते हैं। हमारा बेसिक सा एग्जाम्पल है, हमने होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसको हम फिजिकल सेपरेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते।
ठीक है, मैंने बताया था शुगर और वाटर का एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए। जैसे कि हमारे पास एक चम्मच शुगर है, ठीक है, और हमारे पास एक ग्लास वाटर है। अब क्या करेंगे, जब हम एक ग्लास वाटर में शुगर ऐड करेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो सॉल्यूट क्या होगी, वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट थी, तो शुगर क्या हो गई सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो गया वाटर, जो कि हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था। तो वही कहलाता है कि जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो ज़्यादा अमाउंट में, ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। अब दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन ए लिक्विड। लिक्विड क्या है हमारे पास, वाटर, ठीक है। अब वाटर में हमने क्या डिसॉल्व किया, सॉलिड को। सॉलिड क्या था हमारे पास, शुगर, तो वो उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो गई, तो वो क्या कहलाती है, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या हो गया, ए लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व, मतलब कि वाटर जो था हमारे पास वो लिक्विड था, और उसमें हमने शुगर को डिसॉल्व किया अच्छे से, जिससे हमारे पास क्या बना, एक होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब कि जिससे हमारे पास क्या बना, सॉल्यूशन। मतलब कि सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर इतना। कंसंट्रेशन क्या होती है और सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों टर्म्स को समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे इन 7 कंसंट्रेशन टर्म्स पे। सबसे पहले बच्चों इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है क्या है, मास परसेंट, जिसको हम बोलते हैं वेट परसेंट भी बोलते हैं, मास परसेंट, या फिर इसको बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मास बाय मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट। जब हम सबसे पहले इसकी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, मास बाय मास परसेंट क्या हो गया और वेट बाय वेट परसेंट क्या हो गया। हमें जब मास बाय मास परसेंट सोल्यूट का निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि सब लोग जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंट निकालना है। परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूट का अगर जब हम मास बाय मास परसेंटेज सोल्यूट का निकालना है तो फॉर्मूला हो गया मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। उसी प्रकार से जब हमें सॉल्वेंट का निकालना है तो सोल्यूट की जगह क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 100। सोल्यूट का निकालना है तो सोल्यूट ऊपर आ जाएगा और टोटल नीचे तो सॉल्यूशन ही लिखना है, और सॉल्वेंट का जब निकालना है हमें मास बाय मास परसेंट तो सॉल्वेंट आ जाएगा और नीचे टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब इसको मास बाय मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी मास में आएगी वैल्यू, मतलब ग्राम में आएगी, और नीचे भी ग्राम में आएगी। मास बाय मास, मास को हम ग्राम में डिनोट करते हैं, इसकी ग्राम होती है, यूनिट किलोग्राम होती है, लेकिन सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम होती है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले लिखने के बाद में हम एक एग्जाम्पल करेंगे, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके द्वारा हम मास बाय मास परसेंट को और अच्छे से समझेंगे। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by adding 2 ग्राम of a substance A। मतलब कि कोई भी एक ए सब्सटेंस है हमारे पास, इसको क्या किया है 218 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। और सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू
18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 18 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर आ गया, मतलब ये क्वांटिटी लिक्विड में है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, 18 ग्राम। और यहाँ पे सॉल्वेंट की जो मात्रा है वो भी ज़्यादा है, 18 ग्राम। तो यहाँ पे जो ज़्यादा होता था वही क्या कहलाता था, सॉल्वेंट, और जो कम होता है वो क्या कहलाता है, सोल्यूट। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास कम क्या है, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए, मतलब कोई भी एक सब्सटेंस है। तो यहाँ पे सोल्यूट जो हो गया वो कितना हो गया, 2 ग्राम। क्लियर है, हमने देख लिया कि सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट, मतलब कि सोल्यूट का क्या निकालना है, मास परसेंटेज। अब हमारे पास फॉर्मूला है सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालने का। इसके लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ द सोल्यूट जो कि हमारे पास है, और क्या चाहिए, मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालेंगे, सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। सबको पता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम इज इक्वल टू 20 ग्राम। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया। अब डायरेक्टली हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, मास ऑफ सोल्यूट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये 10 से कट हो गया और यहाँ पे आ गया 10%। ठीक है, हमने परसेंट निकाला इसलिए यहाँ पे वैल्यू आ गई परसेंट में। उसी प्रकार से हम मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं, या तो इस प्रकार के फॉर्मूले में रख के करो, या डायरेक्टली क्या 100 में से माइनस कर लो, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मास ऑफ सॉल्वेंट परसेंटेज की। ठीक है, क्लियर है बच्चों। ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे होंगे जिसको आप अच्छे से सॉल्व करना। मास परसेंटेज सीखने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है नेक्स्ट कंसंट्रेशन की जो टर्म है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन की जो टर्म है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज उसी प्रकार से जिस प्रकार से मास बाय मास परसेंटेज लिखा। मास बाय मास परसेंट में क्या था, सोल्यूट जो ऊपर था वो भी मास में था, नीचे भी मास में था, इसलिए क्या लिखा था, मास बाय मास परसेंटेज। और यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करना है तो वॉल्यूम में आ जाएगी वैल्यू। इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्लियर है बच्चों, इतना मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस पे बेस्ड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है इसलिए इसी का नाम है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका क्वेश्चन सेम मास बाय मास परसेंटेज की तरह होगा। एक क्वेश्चन लिखती हूँ मैं यहाँ पे, इफ 10 ml ऑफ HCl is added with 90 ml of water, then find, हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे भी हमें सोल्यूट का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ पे 10 ml कम क्वांटिटी में, मतलब ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूट, और 90 ml क्या हो गया, सॉल्वेंट। दोनों वॉल्यूम है इसलिए दोनों ml में है यहाँ पे। ठीक है, अब हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, 10 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 10 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 100 ml। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ml से ml कट जाएगा और यहाँ पे 10%। ठीक है, क्लियर है बच्चों। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी उसी प्रकार से निकाला।
इस पे बेस्ड इतने क्वेश्चंस नहीं आते। मास बाय मास परसेंटेज पे आते हैं, मास बाय वॉल्यूम पे आते हैं, लेकिन इस पे कम ही आते हैं। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आता है फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स पे। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन की जो टर्म है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास बाय मास वो परसेंटेज में हमने ऊपर भी मास लिया था, नीचे भी मास लिया था, इसलिए क्या था मास बाय मास परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या था, सोल्यूट जो था वो भी वॉल्यूम था, मतलब ml में था, और नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन जो था वो भी ml में था, इसलिए उसको क्या बोल दिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उससे इजीली क्लियर हो रहा है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, जो ऊपर की वैल्यू होगी वो मास में होगी, मतलब ग्राम में होगी, और नीचे जो होगा वॉल्यूम जो होगा वो ml में होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हमने ऊपर लिया मास और नीचे लिया वॉल्यूम, इसीलिए ये क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, व्हेन 20 ml ऑफ एल्कोहल, व्हेन 20 ml ऑफ एल्कोहल, जहाँ पे हमको रो दे रखा है 0.50 ग्राम पर ml, is added to 80 ml of water to form a solution, then find mass by volume percentage of alcohol। हमें क्या ज्ञात करना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसका ज्ञात करना है, अल्कोहल का। 20 ml ऑफ एल्कोहल दे रखा है, मतलब ये क्या है, ये ml में दे रखा है, लेकिन हमको क्या निकालना है, ग्राम में निकालना है, क्योंकि हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। और ये तो 80 ml ऑफ वाटर दे रखा है, मतलब ये तो ml में है ऑलरेडी। तो हमें एक और वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में बच्चों, ध्यान से देखना, रो इज इक्वल टू 0.50 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या है, रो क्या है, सब लोग जानते हैं, रो हम किसके लिए डिनोट करते थे, डेंसिटी के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं डेंसिटी वाला फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर से रिवाइज करा देती हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, सब लोग जानते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे रो की वैल्यू दे रखी है, मास हमको निकालना है और वॉल्यूम दे रखा है। मास क्यों निकालना है, क्योंकि हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है और हमें ग्राम में वैल्यू लानी है, इसलिए क्या निकालना है, हमें मास। ठीक है, तो डेंसिटी दे रखी है हमको कितनी, 0.50 ग्राम पर ml। मास हमें निकालना है और वॉल्यूम कितना है, 20 ml। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, मास ऑफ एल्कोहल कितना आ जाएगा, 20 ml मल्टीप्लाई बाय 0.50 ग्राम पर ml। ml से ml कट जाएगा और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 ग्राम। ठीक है, अब हमको जो चाहिए वो आ गया, 10 ग्राम ऑफ एल्कोहल आ गया, और वाटर तो है ही 80 ml। अब हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, एक बार फिर से बता देती हूँ। मास ऑफ सोल्यूट, मतलब कि सोल्यूट क्या है यहाँ पे, एल्कोहल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, वाटर, यहाँ पे क्या है, एल्कोहल सोल्यूट, और सॉल्यूशन क्या है, वाटर, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम हमने निकाला है, और वाटर कितना दे रखा है, 80 ml मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, सॉरी 80 ml नहीं लिखेंगे यहाँ पे,
क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन लिखना है ना। सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट कितना है 20 प्लस 80, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 80 ml। ठीक है, यहाँ पे 100 हो गया, जो इससे 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10%। क्लियर है बच्चों, किस प्रकार से मैंने निकाला। जब डेंसिटी दे रखी हो, इसीलिए अगर किसी भी क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी हो और मास निकालना है, डेंसिटी और वॉल्यूम दे रखा है और मास निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो हमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वैल्यू पुटअप कर लेंगे। अगर हमको डेंसिटी और वॉल्यूम दे रखा है तो मास निकाल सकते हैं, अगर हमको डेंसिटी और मास दे रखा है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इस फॉर्मूले के द्वारा हम निकाल सकते हैं जब हमको डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी हो और हमें कोई भी कंसंट्रेशन की टर्म निकालनी हो। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आ गया कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। अब हमारे पास एक लास्ट, आज के लिए जो लास्ट कंसंट्रेशन की टर्म है, ऐसे तो टोटल 7 है, आज के लिए जो हमारी लास्ट कंसंट्रेशन की टर्म है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन क्या होता है। माना कि मेरे पास ए है और बी है, ए के दे रखे हैं 1 मोल और बी के दे रखे हैं 2 मोल। ठीक है, ए के कितने दे रखे हैं 1 मोल, बी के 2 मोल दे रखे हैं। जब हमें मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो हमें क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिखना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, जब हमें बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसको हम एक डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं और इसके फॉर्मूलेस लिखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is the ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution। मतलब कि वही हुआ कि इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ये किसका रेशो है, नंबर ऑफ मोल्स का, और वह पर्टिकुलर कंपोनेंट, मतलब कि जिसका भी निकालना है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जिसका निकालना है वो ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसमें मास लिखते थे या वॉल्यूम लिखते थे। यहाँ पे क्या लिखना है, हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। और सब लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से निकालते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं जीटा से, जिसको कि इस प्रकार से लिखते हैं जीटा। ये एक्स नहीं है, इसको जीटा बोलते हैं। अब हमें ए का निकालना है माना कि, तो हम क्या करेंगे, जीटा ए लिख लेंगे और लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जिसका निकालना है वो ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड में लिख लेंगे। मतलब कि हमें ए का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब कि यहाँ पे अगर जो सॉल्यूट है वो कितने भी हो सकते हैं बच्चों, जो सॉल्यूट है वो कितने भी हो सकते हैं। मतलब ए बी जरूर नहीं है कि 2 ही सॉल्यूट हो, 3 भी हो सकते हैं। जब 3 होगा उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब सी भी जुड़ जाएगा तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मोल फ्रैक्शन निकालने का। अब हमें बी का निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीटा बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब जिसको कि मैं लिख लेती हूँ एन बी डिवाइडेड बाय, नीचे तो वही रहेगा एन ए प्लस एन बी। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन का। इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब बच्चों एक बात ध्यान रखना कि हमेशा जीटा सोल्यूट प्लस जीटा सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब कि मोल जो हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सोल्यूट का प्लस मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सोल्वेंट का इज इक्वल टू हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। मतलब कि हमें अगर सोल्यूट का निकाल दिया, हमने फॉर्मूले के द्वारा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया और हमें सोल्वेंट का निकालना है तो 1 में से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास इजीली सोल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। हम एक क्वेश्चन के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, if 30 gram of acetic acid is mixed with 46 gram of ethanol, ठीक है, then find number of moles। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। जब हमारे पास एसिटिक एसिड दे रखा है 30 ग्राम और 46 ग्राम क्या दे रखा है, इथेनॉल, तो हमें क्या निकालना है, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिटिक एसिड क्या होता है और इथेनॉल क्या होता है। बच्चों आप लोग अभी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया इसलिए आप लोगों को फॉर्मूलेज नहीं पता है। क्वेश्चन में या तो फॉर्मूले दे रखे होंगे या फिर हम आगे पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड। और इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, ये क्या है, इथेनॉल। अब मैं ये फॉर्मूला क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें चाहिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास। गिवन मास तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन मोलिक्यूलर मास हमें इससे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एसिटिक एसिड के लिए नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास कितना है बच्चों एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का गिवन मास है 30 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास किस प्रकार से निकालते हैं, सबका एटॉमिक मास का टोटल क्या होता है, मोलिक्यूलर मास। यहाँ पे कार्बन कितने दे रखे हैं, 2 कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास 1 होता है। सब लोग जानते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। इसको सॉल्व करेंगे 24 प्लस 4 प्लस 32, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4, 28 और 60 ग्राम, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है एसिटिक एसिड का, मतलब मैं यहाँ लिख लेती हूँ CH3COOH का नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। गिवन मास 30 ग्राम डिवाइडेड बाय 60 ग्राम, तो यहाँ पे आ गया 1/2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितना आ गया 1/2। उसी प्रकार से हम इथेनॉल के निकालेंगे। बच्चों आप लोग भी ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने आए। हम यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने हैं। यहाँ पे गिवन मास कितना दे रखा है, गिवन मास कितना है 46 ग्राम। मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन के 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16, यहाँ पे हो गया 24 प्लस 6 प्लस 16। इसको सॉल्व करेंगे 10, 6 और 46 ग्राम। मोलिकुलर मास भी 46 आ गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना हो गया 46 ग्राम डिवाइडेड बाय 46 ग्राम, तो वैल्यू आ गई 1 मोल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल आ गया, तो हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन दोनों के निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर रखेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स में फॉर्मूला लिख लेती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड
एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे हमें दोनों के टोटल लिखना है, CH3COOH के भी और इथेनॉल के भी, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब हमें एसिटिक एसिड का निकालना है तो हमें एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स लिखने होंगे 1/2 और टोटल 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन जो आ गया वो कितना आ गया 1/3। ये किसका आ गया? एसिटिक एसिड का। अब हम क्या करेंगे बच्चों, या तो आप लोग नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का भी निकालना है तो इसी प्रकार से फॉर्मूला लिखिए और सॉल्व कीजिए, लेकिन हम इतना बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड निकाल लिया है 1/3 प्लस हमें ये निकालना है इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा ये, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - 1 2/3। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया? एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमको क्वेश्चन में गिवन था 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड जो कि मिक्स हुआ था 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल के साथ। देन फाइंड क्या करना था हमें, मोल फ्रैक्शन, दोनों के मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने थे। तो उसके लिए हमने क्या किया, जब हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास। गिवन मास हमको क्वेश्चन में दे रखा था, मोलिकुलर मास हम लोग निकालना जानते ही हैं। हमने मोलिकुलर मास निकाल दिया और डिवाइड कर दिया तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी सोल्यूट होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे जिसका हमको निकालना है वो ऊपर रखा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड किए तो इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3 हमारे पास एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन आ गया। उसी प्रकार से हम या तो इथेनॉल का निकाल सकते थे, लेकिन हम इतना बड़ा ना करते हुए हमने क्या किया, हमारे पास एक फॉर्मूला था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल भी आ गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हमने आज कंसंट्रेशन की 4 टर्म्स पढ़ी, मास बाय मास परसेंट, सेकेंड था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, थर्ड था मास बाय वॉल्यूम परसेंट और फोर्थ जो था वो था मोल फ्रैक्शन। चारों पे बेस्ड हमने एक एक क्वेश्चन देखे। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और बुक में दे रखे होंगे जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। और हमारी 3 कंसंट्रेशन की टर्म और बाकी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के साथ में मेरी वीडियो के नाम के आगे केमिस्ट्री विद साक्षी के सामने एक बेल आइकन है जिसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, बाय गाइस।